हेलो। लाइव स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे आ जाइए सुनील भाई साहब। हेलो हेलो सभी को, गुड आफ्टरनून। बाफना प्रतीक, राम 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 भाई जी, सभी को राम राम भाई। हेलो हेलो हाँ जी। दीपक, राम राम। हेलो भाई जी, राम राम, अभी हो गया लाइव। फाइनली फाइनली देखो, वो इंस्टाग्राम वाले भी कहते हैं कि यार ये जो अगर दीपक लाइव स्टार्ट करेगा तो हम ज्वाइन करवाएंगे, छोटे मोटे लोगों के लाइव हम एक्सेप्ट नहीं करने ये वाले आपका ही हैं। प्लान था, आपने ही कर रखा है। तो थैंक यू दीपक। अब चूंकि लाइव चाहे आप आपके हम हैंडल से हैं या मेरे हैंडल से हैं, फर्क नहीं पड़ता। सही फर्क ये बात। पड़ता है कि फाइनली दीपक हुड्डा हमारे सामने है। और इनफैक्ट मैं जब भी अपने आप से मैं बात कर रहा था आज, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ दीपक, किसी भी कोच के साथ या प्लेयर के साथ लाइव करता हूँ तो बहुत सारे सवाल लिख लेता हूँ। आज सारी शीट खाली है, कुछ नहीं लिखा मैंने कहा दीपक अच्छा से जी। एकदम हार्ट टू हार्ट बातें करेंगे, दिल से दिल की बातें करेंगे। क्योंकि मैं जब सारे लोगों को बता दूं कि जब भी मैं दीपक हुड्डा के बारे में सोचता हूँ लोग, तो एक नहीं चार पांच ख्याल मेरे मन में आते हैं। सबसे पहला ख्याल तो ये आता है कि सीजन 1 से लेके सीजन 8 तक लगातार कंसिस्टेंटली खेलने वाला दीपक एक ही प्लेयर है प्रो कबड्डी में जिसकी फॉर्म खराब नहीं हुई है 1 से लेके 8 सीजन तक। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये। दूसरा मेरे अंदर हमेशा विचार ये आता है कि दीपक इंडियन टीम के कैप्टन भी रहे हैं, सैफ गेम्स में नेपाल में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अर्जुन अवार्ड भी मिला अभी कुछ महीने पहले दीपक को। अगला ख्याल ये आता है कि दीपक ना केवल वीवो प्रो कबड्डी के बट ओवरऑल दुनिया में कबड्डी के सबसे शानदार ऑलराउंडर्स में से भी एक हैं। उसके बाद ख्याल ये आता है कि दीपक की जो पूरी दुनिया है वो खेलों तक है। चाहे इनकी बहन की फैमिली ले लो, चाहे हमारी होने वाली भाभी और उनकी फैमिली ले लो, खेलों से दीपक पूरी तरह से घिरे हुए हैं। ये ब्लशिंग, ये दीपक शर्माया है भाई। सुपर। और सबसे अच्छा सबसे बड़ा मेरे मन में ये ख्याल आता है दीपक को जब भी मैं देखता हूं या दीपक के बारे में सोचता हूं। अंग्रेजी में एक फ्रेज है सेल्फ मेड। दीपक पूरी तरह से दीपक ने खुद को बनाया है। और जो दीपक की यात्रा रही है गांव से लेके कबड्डी के सुपरस्टार बनने तक की, वो इतनी इंस्पिरेशनल है, इतनी प्रेरणादायक है कि उस पर किताब लिखी जा सकती है। तो इतनी सारी चीजें हैं, मैंने कोई इसलिए सवाल नहीं लिखा कि इनके अलावा कोई सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले पहले तो दीपक आपको थैंक यू है मेरी तरफ से और सारे कबड्डी फैंस की तरफ से कि सीजन 1 से लेके सीजन 8 तक आप कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हो। इसका तो सीक्रेट बताना पड़ेगा मेरे भाई। बस धन्यवाद भाई साहब, बस मेहनत करते रहते हैं, कंटिन्यू हार्ड वर्क। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो रिजल्ट कभी ना कभी मिल जाएगा। लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। उसी चीज पे बिलीव करता है हम पूरी लाइफ। जैसे आपने बोला सेल्फ मेड। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी की लाइफ में होती है। तो हम्म। मेरे हिस्से में थोड़ी ज्यादा आ गई। और वो इंसान ही क्या जो प्रॉब्लम से ना लड़े। और मैं क्या, बहुत से ऐसे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी दूसरे गेम से भी, जिन्होंने काफी मेहनत की है और यहाँ तक आए। हम्म। अ, चलो मैं शुरुआत करता हूँ थोड़ी सी अच्छी बातों से। आपके लाइफ की स्ट्रगल जो है वो भी लोगों को पता लगनी चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा प्रेरणा किसी चीज से नहीं मिलती, उस पर बाद में आएंगे। अच्छी बहुत ही एक प्यारी सी चीज से शुरू करते हैं। मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले, मेरी आप गलती कह लो जो मर्जी कह लो, मैं इंस्टा पे ज्यादा एक्टिव था नहीं, अभी हुआ हूं। मैं ट्विटर पे एक्टिव था। ट्विटर पे तो मैं होने वाली भाभी को फॉलो कर रहा था। और इंस्टा पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉलो किया और उनके बड़े प्यारे प्यारे 3-4 मैंने वीडियोस देखे। तो क्या ये मान के चलें कि इस सीजन के बाद या 2022 के अंदर दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा फाइनली शादी करने वाले हैं? हाँ जी भाई जी, बिल्कुल जल्दी ही करेंगे। क्योंकि आप सबके प्यार आशीर्वाद से अब तो लीग का इंतजार है कि जल्दी अच्छे से अच्छा लीग खेले। उसके बाद हम भी सोच रहे थे, क्योंकि 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। क्योंकि फिर आप जैसे अच्छे आदमियों को भी इनवाइट करना, हम नहीं चाहते कि आ, चोरी छुपे हो। मुझे तो दीपक इनवाइट नहीं भी करेगा तो भाई मैं आ जाऊंगा, दिल्ली से रोहतक आना बहुत दूर पड़ेगा है फिर। नहीं। हाँ जी। 100% आऊंगा। ये तो दोनों तरफ से है ना। अब स्वीटी से मेरी हाँ। बात हुई नहीं है, ट्विटर पे एक दो बार मैसेज एक्सचेंज हुए थे, तो उनसे भी एक रिश्ता है। वो भी स्पोर्ट्स पर्सन है और चैंपियन है। अच्छा मतलब ये
एक चैंपियन के चैंपियन को अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेते हैं क्या वो? मतलब इंडिया रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग 2 प्लेयर, आप दुनिया के कमाल के ऑलराउंडर, मतलब ये क्या दो दो चैंपियन इकट्ठे हो गए भाई? बस ये संजोग कह लो आप। ये तो मिलना था हमारा एक हम्म। इसमें। मैं जब सेकंड सीजन में तेलुगु टाइटंस में था तो काफी अच्छा खेला था उस सीजन। हाँ। तो रोहतक में ही हरियाणा मैराथन हो रही थी। तो वहां पे मुझे भी चीफ गेस्ट बुलाया था और उनको भी चीफ गेस्ट बिल बुलाया था। तो मिलना ही लिखा था हमारी किस्मत क्या बात है, दोनों गेस्ट मिलके वो जो मेहमान नवाजी खत्म हो गई और दो जिस्म एक जान हो गए। तो आप दोनों में कभी झगड़ा तो होता ही नहीं होगा, वो बॉक्सर हैं और आप में। एंकल होल्ड बड़ा झगड़ा अच्छा बहुत करते होता हो। है जी। झगड़ा बहुत अच्छा। होता है। हाँ अच्छा जी। जी। कभी तो हमारे गेम को लेके भी हो जाता है, कभी वो मेरे गेम को लेके भी कर देती है, कभी मैं भी, क्योंकि उसका भी अच्छा है, हम सेंसिटिव ज्यादा रहते हैं मेहनत के प्रति। तो हो हम्म। जाता है। और लेकिन खिलाड़ी झगड़ा एग्रेसिव तो होते ही है। हाँ हाँ हाँ, होना भी चाहिए, और हरियाणा वाले तो होना खासतौर भी पे ज्यादा चाहिए। अग्रेसिव होते हैं। और जहाँ झगड़ा होता है प्यार भी वहीं ज्यादा होता है। हाय हाय, ये बात तो सही है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मैंने सुना आप दोनों ट्रेनिंग भी इकट्ठे ही करते हो कई बार तो वहां पे। हाँ, लॉकडाउन में तो काफी हमने तकरीबन एक साल इकट्ठे ही की। वो मेरे साथ कबड्डी भी खेल लेते हैं और काफी अच्छी खेलने लग गए थे। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छी। स्वीटी की छोटी बहन भी हाँ बॉक्सर है आई थिंक, खेलो इंडिया में हाँ जी, वो वो आई भी थी। इंटरनेशनल, हाँ, खेलो इंडिया में आपसे मेरी बात भी हुई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका मैसेज आया था, मुझे फोन भी आया था कि स्वीटी की छोटी बहन बॉक्सिंग कर रही है। यस, मैंने मैसेज पास कर दिया था आगे, जो लोग बॉक्सिंग की कमेंट्री कर रहे थे। और पता है क्या दीपक, बड़ा अच्छा लगता है खेलो इंडिया सीजन 1 और 2 में। मुझे याद है जो अपने बुल्स के कोच हैं रणधीर सिंह कोच साहब, उनके भाई की पोती, यानी उनकी अपनी पोती जैसी हुई, वो भी उसमें थी आई थिंक, हैमर थ्रो कर रही थी। तो इस तरह से बड़ा अच्छा लगता है कि एक फैमिली से स्पोर्ट शुरू हो तो वो आगे आगे चलता रहे चलता रहे। और उसी टाइम की बात है, मेरा भांजा खेलो इंडिया में कबड्डी में खेल रहा था और मेरी भांजी बॉक्सिंग में भी थी। प्रतीक और दहिया, दोनों गोल्ड मेडल, हाँ, प्रतीक दैया। मुझे नाम याद है, मुझे भाई का नाम याद है। तो दीपक का मैसेज आया था कि ये मेरा भांजा है, मैंने खुद ट्रेन किया इसको। और वो भी काफी अच्छा हो गया, वो भी अभी थोड़ा एज की रहेगी उसको, वैसे बहुत अच्छा। कल ही एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट 3 लाख रुपए का आंध्रा में फर्स्ट आई, वो वहाँ पे बेस्ट लेकर निकला। सुपर। तो ये क्या अकेले मतलब आपका अपना दीपक फैसला था कि भांजे को और भांजी को स्पोर्ट्स में डालना है, कि उनके उनके खून के अंदर मामा के जीन्स थे? नहीं, खून के अंदर तो बिल्कुल नहीं था, बहुत कमजोर थे, बिल्कुल छोटे छोटे आए थे। मेरी भांजी एलकेजी क्लास में थी और भांजा फर्स्ट में, तब मेरे पास आए अच्छा थे। जी। कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, सिस्टर के अच्छा। घर, तो मेरे घर रहने लगी थी। तो ओके। बहुत छोटे छोटे थे वो। तो मेरा भांजा तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो तो क्लास अच्छा। में हमेशा फर्स्ट सेकंड आता था, फिफ्थ क्लास तक। लेकिन मेरी भांजी बहुत ही, मतलब, वो होते ना, बोलते बहुत शैतान टाइप। उसने क्लास में तकरीबन फेल होना और हाँ अपना रिजल्ट आगे गेहूं के बड़ी टंकी होती है ना उसमें छुपा देनी। हाँ हाँ, वो लंबी सारी छत पे रखी होती है जो। लंबी गांव में होती है, हाँ, छत पे होती है। उसके अंदर अपना रिजल्ट छुपा देती थी। और मेरा भांजा इतना शैतान था, वो मेरा फेवरेट था। वो हाँ बोलता, मामा मैं भी ढूंढ के लाया रिजल्ट, वो ढूंढ के लाता फिर। हमने बहुत कोशिश की उसको पढ़ाने की, लेकिन वो ना, उसने बिल्कुल सरेंडर कर दिया। मैं अब तो गेम में डालना ठीक है। मैं हाँ। उसको सुबह 4 बजे उठाता, कभी 3:30। अच्छा। पहले तो बहुत रोती थी वो, बहुत। हाँ इतनी जल्दी हाँ। उठाता, बच्चे को छोड़ने आदत होती। लेकिन वो बोलते ना कि जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, एटमोसफेयर मिलता है, हम वैसे ही हो जाते हैं। करेक्ट। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस कराता रहा मैं। शाम को भी मैं कबड्डी खेलने जाता तो स्कूल में लेके जाता था गाँव में अपने साथ। मैं जब तक कबड्डी खेलता, मैंने उसको बोल रखा था रुकना नहीं है, चक्कर लगाते रहो। हाँ पहले उसका कुछ दिन पेट में दर्द हुआ, ये हुआ वो हुआ, एक्सक्यूज भी तो बनाता है बच्चा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने इतनी मेहनत की और फिर उनमें इतना जुनून हो गया। क्यों, मुझे भी देखते थे वो। भाई साहब, मैं बता नहीं सकता कि अभी तो, मैंने तो अब भी काफी करते हैं, लेकिन अभी क्या हम्म। फैसिलिटीज आ गई हैं। ट्रेनर्स हैं हमारे पास, डॉक्टर्स, मेसवर्स, और थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं। जी। लेकिन मैं अब भी बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, ऐसी बात नहीं मैं नहीं करता। लेकिन इससे 3-4 गुना ज्यादा करता था उस टाइम, सोच सकते हो आप। सुबह 3-4 बजे उठना, 4-5 घंटे करना, फिर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाना, आके दोपहर में भी करनी। धूप में भी मैं अपने गाँव में धूप में भी अपनी स्टेयर्स करता रहता था, 1-1 घंटा सीढ़ियाँ चढ़ता रहता था। वाह तो उस वाह। टाइम तो अजीब जुनून होता था। और मुझे देख के मेरे भांजा भांजी दोनों में हो गया। हम्म। अब मेरी भांजी यूथ में बॉक्सिंग में एशिया चैंपियन है। जूनियर में भी एशिया चैंपियन बनी थी उससे पहले। और कंटिन्यू 4 नेशनल हो गए उसके जूनियर यूथ, सब में गोल्ड हम्म। मेडल है। और जूनियर एशिया की बेस्ट बॉक्सर निकली थी वो। क्या बात है। और भांजा तो अच्छा कर ही रहा है अभी वो।
जल्दी है, मेरे ख्याल से अगले साल लीग में भी आ जाएगा। पिछली बार हरियाणा से सीनियर नेशनल में भी खेला वो। यस यस यस। ये वैसे एटमोसफेयर का ही फर्क है। पूरा आमतौर पे ना, मतलब हालांकि कोई बात हमेशा के लिए, आमतौर पे हम ये देखते हैं अपने घरों में, लड़के बदमाश होते हैं, पढ़ाई में थोड़ा कम चलते हैं, लड़कियां सिंसियर होती हैं और पढ़ाई में अच्छा चलती हैं। आपके घर में हो गया उल्टा। उल्टा। भांजी, भांजी नौटी निकली है। नोटी बहुत पढ़ाई में। और तब हाँ मेरे हाँ। पिताजी जीवित थे, मुझे याद है। उसकी एक आदत थी, कुछ भी गलती करती मेरे पिताजी उसकी बहुत साइड लेते थे। अच्छा। कुछ भी गलती करती मेरे पिताजी के पीछे छुप जाती, और ना मैं बोलने लायक, ना मेरा भांजा, ना मेरी सिस्टर। मेरे पिताजी हाथ में डंडा ले लेते थे कि कोई भी आओ नजदीक, मैं देखता हूँ। वो हमारे पंजाब हरियाणा में ये भी तो बोलते हैं ना कि मूल से ज्यादा प्यारा होता है ब्याज। अपने बच्चों से ज्यादा प्यारे होते हैं उनके आगे के बच्चे, तो नाना तो अपनी नाती को उनके हमेशा आगे बचाएगा, है बहुत। ना। सुपर सुपर। आपने अपने पिताजी की बात की। थोड़ा जैसे आपने पहले भी कहा था कि थोड़ी मुश्किलें ज्यादा हिस्से में आपके आई। ये चीज ऐसी है दीपक जो सबको बहुत इंस्पायर करती है। लोग देखते हैं कि दीपक हुड्डा, बड़े अच्छा हेयर स्टाइल है यार, बॉडी बड़ी अच्छी है, इंस्टाग्राम पे जाओ सिक्स पैक बने हुए हैं, इतनी मेहनत करता है, इतनी एडवर्टीजमेंट मिल रही है, अर्जुन अवार्ड मिल गया, इतने सारे पॉइंट्स आ गए, इतनी टीमों के कैप्टन रह लिए, इंडिया कैप्टन बन लिए, सब कुछ सही है। पर लोगों को ये नहीं पता कि भाई मोबाइल के पीछे दीपक ने कितनी मेहनत की और कितनी मुश्किलों से हमारा भाई यहाँ तक पहुंचा है। तो दीपक, कबड्डी की शुरुआत कहाँ हुई भाई, और क्या वो सफर था जिसमें आपने इतनी मुश्किलें पार की थी? मैं सोचा नहीं था सुनील भाई साहब कि कभी कबड्डी खेलूंगा जैसे। हम्म मेरे लिए तो मतलब हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि मुझे कबड्डी खेलनी पड़ी, ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैं जब हम्म 4 साल का था तो मेरी माता जी की डेथ हो गई थी। फिर जैसे चाचा चाची और हम साथ में रहने लगे थे, ठीक। कुछ साल साथ में रहे। फिर वो भी, जैसे मेरे चाचा आर्मी में, वो चले गए। हम्म फिर क्या, मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते थे। तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि माँ जी काफी पहले गुजर गई थी। तो फिर मतलब जो एक मानसिक परेशानी होती है, वो भी एक अलग चीज होती है। राइट। और ना इतने पढ़े लिखे थे, तो वो ज्यादा बीमार ही रहने लगे थे। और फिर ऊपर से मेरी सिस्टर के घर प्रॉब्लम होगी, वो भी मेरे घर आके रहने लगी। ओह। हमारे पास पैसे की कोई भी, मतलब कोई भी ऐसा साधन नहीं था कि कमाई का हमारे पास कैसे आए। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी 12th क्लास के बाद। और मैं ओके। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। हम्म लेकिन फिर क्या करें, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और गांव में एक प्राइवेट स्कूल था, उसमें टीचर की जॉब मिल गई, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था। अभी मान लो मैं तो नहीं पढ़ सका, लेकिन बच्चों की तो देख रेख मुझे ही करनी थी, सिस्टर की भी। ऊपर से हम्म। पिताजी भी थे। तो वो टाइम बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैंने सोचा कि अब मतलब पढ़ाई करूंगा, पैसे कहाँ से आएंगे। चाहता तो मैं भी था कि मतलब आगे टीचर बनूं या इंजीनियर बनूं, बीटेक वगैरह करूं। लेकिन पढ़ ही नहीं सकता था, पैसे ही नहीं थे। तो इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। फिर सोचा मैंने, मेरा दोस्त था एक नरेंद्र हुड्डा करके। ये अमित हुड्डा है हमारे गांव से, उसका बड़ा भाई। मेरा काफी अच्छा दोस्त है वो। तो उसने मुझे बोला कि आप कबड्डी खेल सकते हो, इसमें जॉब मिल जाएगी। हम्म। आप अच्छे मेहनती हो, पढ़ाई में भी अच्छी मेहनत करते थे। फिजिक तो मेरा मतलब हेल्दी था, मैं इतना मतलब फिट तो नहीं था, मोटा था। अच्छा। 89-90 केजी वेट था मेरा, हाँ। ओह। तो बोला कि आप कबड्डी खेलोगे तो जॉब अच्छी मिल जाएगी, उसमें आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, जैसे आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं मेरे पास। तो फिर मैंने कबड्डी स्टार्ट किया। लेकिन बिना किसी कोच के, कोई कोच भी नहीं होता था उस टाइम गांव में। तो पागलपंथी से ही काम चल सकता था मेरे पास, क्योंकि ना कोई गाइडेंस थी, ना कोई पैसा था। मैं सुबह 3 बजे उठता था, हम्म 6 साढ़े 6 बजे तक प्रैक्टिस करता। 7 बजे मुझे प्राइवेट स्कूल था, जल्दी जाना पड़ता था बच्चों को पढ़ाने के लिए। दिन में 1:30-2 बजे आता था। वही ब्रेकफास्ट समझ लो या लंच कह लो, वही होता था। इतने हार्ड वर्क करके जाने के बाद भी वही, उस टाइम भूख भी नहीं लगती थी भाई, अब सच्चाई बात। अभी होता है ब्रेकफास्ट लंच की टाइमिंग। हाँ। तो तब दिन में आता था आगे, थोड़ा खाना वगैरह खा के। फिर इतनी जमीन तो नहीं थी, 2 एकड़ जमीन ही थी। उसमें फिर अच्छा। जैसे कपास डाल रखी थी, तो उसमें नड़ाना बोलते हैं ना हमारे वहाँ, कस्सी से। तो हाँ कि हाँ। थोड़ी आमदनी खेत से भी हो जाए। दो राइट। दो एकड़ में वो काम करता। फिर 4 बजे फिर मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए निकल जाता था स्कूल में अकेले। उस टाइम बिना किसी कोच के। लेकिन मुझे ये था कि किसी एक स्किल को मैं अगर 10,000 20,000 50,000 बार करूंगा तो कभी तो ठीक होगी। तो हम्म इस तरीके से मैं 4 बजे चला जाता था, 8 साढ़े 8 बजे तक करता था प्रैक्टिस, इतने घंटे। क्योंकि
एक डेढ़ घंटा तो मैं स्किल्स के लिए करता था, फिर मैच भी खेलता। बच्चे कम होते थे लेकिन छोटे बच्चे उनके साथ ही लगा रहता था, रनिंग है, टच के लिए, किक वगैरह की। तो लगा रहता था, अंधेरा भी हो जाता था कई बार। मुझे याद है कि मजाक भी बनाते थे मेरा, कि पता नहीं अंधेरे में कौन सी प्रैक्टिस करेगा ये। आता घर पे, फिर वही रात को खाना खा लेता। उस टाइम वो संतुष्टि कभी नहीं होती थी। अभी तो फिर भी जैसे बोलते हैं कि मस्त थक गए, थोड़ा रेस्ट कर लेते, उस टाइम कभी ऐसा नहीं होता था। तकरीबन 2 ढाई साल ऐसे रहे मेरी लाइफ में कि मैंने रात को खाना खा के भी प्रैक्टिस की, गली में चेयर रखी अपनी, हाँ। और ईट ईट वगैरह होती है ना, उससे पत्थर वगैरह से गली में ऐसे लाइन मार ली, बोनस हो गया, बोक लाइन होगी। तो 2 साल तो तकरीबन ऐसे भी प्रैक्टिस की है मैंने। क्या बात फिर भी इतने हार्डवर्क के बाद भी कभी खेलने जाता था तो बहुत बहुत बार ऐसा हुआ स्टार्टिंग में। एक बार तो मैं तकरीबन एक एक साल कोई टूर्नामेंट नहीं खेला, सिर्फ हार्डवर्क किया है, इतना हार्डवर्क किया कि मैं कहीं उतरूं तो मतलब अच्छा खेल पाऊं। लेकिन फिर भी मैं गया था, एक रेवाड़ी साइड एक टूर्नामेंट था, मुझे याद है एक भी पॉइंट स्कोर नहीं है। ओ। हुआ। बहुत ज्यादा दुख हुआ, एक सिंगल पॉइंट भी स्कोर नहीं हुआ इतनी हार्डवर्क के बाद भी। घर आया, मैं आगे बैठ गया, मैंने खाना भी नहीं खाया, आंखों से आंसू आ गए। क्योंकि पिताजी भी चल बसे थे तब तक। अच्छा। तो दुख तो ये था कि मतलब कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद कुछ हो नहीं रहा, और सिस्टर है, इनके बच्चे हैं, पढ़ाई भी छूट गई, क्या करूँगा, समझ में नहीं आ रहा था। हम्म। पूरी रात निकल गई ऐसे ही सोचते सोचते, एक दो बार आंखों में आंसू भी आए। फिर वही सुबह 3 बजे फिर अपने आप को हौसला दिया कि शायद कहीं ना कहीं मेरी कोशिश में ही कमी है। जो स्किल कल 100 बार की थी वो आज 200 बार करते, क्या बात है। कहीं ना कहीं उसी में ही कमी है। फिर उठा, फिर प्रैक्टिस के लिए निकल गया। मुझे याद है जब मैं एक टूर्नामेंट में गया हुआ था खेलने के लिए, मेरे पिताजी मेरे लिए सबसे, मैं माता जी का चेहरा तो कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरे पिताजी सब कुछ थे। मैं टूर्नामेंट में गया था खेलने के लिए, वहां सेमीफाइनल मैच हार गई थी। वापिस आया तो, नहीं दिन में मेरी सिस्टर का कॉल आया था मुझे हम्म। कि पिताजी काफी तबीयत सी खराब हो रखी, बीमार है, और मैं बोल रही हूँ डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन हम्म। वो मना कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। शायद उनकी अंतिम घड़ी आई हुई, उनको पता था, इसलिए झगड़ा कर रहे थे, नहीं तो मेरी सिस्टर के साथ कभी झगड़ा नहीं करते थे। हम्म। बहुत शांत स्वभाव के इंसान थे। तो मैंने उनसे बात की, माँ आप कम से कम डॉक्टर के पास चले जाओ। तो बोले नहीं मैं ठीक हूँ बेटा, तू आराम से शाम को आ जाना, फिर चलेंगे। शाम को फिर मैंने कॉल की, सिस्टर ने बात कराई, मैं बोला आप अभी ठीक हो? बोले हाँ हम्म। मैं ठीक हूँ। मैं जैसे कहीं खेलने जाता था तो उनको चीकू बहुत पसंद थी, तो मुझे बोले कि तू आते वक्त मेरे लिए चीकू ले आना बस। सो स्वीट। तो मैं आया घर पे टूर्नामेंट में, सेमीफाइनल में। हालांकि मुझे वहाँ बेस्ट रेडर मिला, हम सेमीफाइनल हार गए थे हम्म। आर्मी टीम के साथ, लेकिन मुझे बेस्ट रेडर निकाला था। अच्छा रहा खेल, और वापिस आया तो वो आते ही वो बोले कि आ गया तू? हाँ मैं, हाँ। उनकी एक हैबिट थी मुझे अच्छी लगती थी, आज भी मुझे याद है कि कहीं पे जाता मैं, जैसे 3,000 4,000 रुपये हिस्से में आते, टूर्नामेंट खेल के आते, तो वो बोलते थे कि कितने रुपए जीता? मैं इतने रुपए। जैसे 4,000 बोलता, तो बोलते 10%, 400 रुपये मुझे निकाल के दिया कर। सो स्वीट। तो उस दिन मुझे बेस्ट रेडर के 3,000 रुपये मिले थे। हाँ। तो बोले कितने रुपए मिले? मैं 3,000। बोला 300 रुपये अभी दे मुझे। मैंने उनको दे दिए। फिर बोले चीकू लाया? मैं हाँ। माँ आपने खाना खाया? बोला नहीं। चीकू ही रख दे, खाना खाने का मूड नहीं है। माँ बुखार? मैंने उनको हाथ भी लगाया, देखा थोड़ा सा हल्का हल्का होता है ना, जो मतलब मीडियम सा, वैसे था। मैं बोला थोड़ा तो है। बोले इतना नहीं है, सुबह चलेंगे डॉक्टर के पास, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी हल्का है। तो मेरे चीकू रख दे और दूध रख दे, मैं अपने आप खा लूंगा और सुबह चलेंगे। तो मेरे पिताजी ने अपनी लाइफ में कभी गर्म दूध नहीं पिया। अभी बात याद आती है मुझे। उस दिन बोले मेरे लिए गर्म दूध लेके आओ। गर्म दूध क्या, वो सर्दी में भी रात को लस्सी ही पीते थे, उनकी हैबिट थी। अच्छा। कभी दूध पीते ही नहीं थे रात को। तो उस दिन बोले गर्म दूध लेके आओ। सिस्टर ने गर्म दूध दिया, तो उन्होंने गुस्से में उस दूध को भी गिरा दिया। बस उनकी अंतिम रात थी वो, जो बस भगवान करवा रहा था उनसे। तो फिर वो बोले नहीं तुम मुझसे बात मत करो, जाओ सो जाओ, मैं अपने चीकू खा लूंगा, सुबह मिलते हैं। हम्म। सुबह सिस्टर ने उठाया 5 बजे, क्योंकि मैं टूर्नामेंट खेल के आया था, उससे अगले दिन प्रैक्टिस के लिए नहीं उठाया, थोड़ा रेस्ट करने के लिए था। सिस्टर ने उठाया 5 बजे, जोर जोर से रो रही थी कि भाई उठ, पिताजी नहीं है।
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बात का मतलब क्या बोल रही हो। उसने बताया कि नहीं है पिताजी, तो जमीन निकल गई पैरों के नीचे ही। बाप के साय का कोई सानी नहीं है भाई। बाप जैसा कोई नहीं है दुनिया में। और एक बात दीपक, मैं गारंटी से कह सकता हूं मेरे भाई, आपको पैदा करने वाले बाप भले ही साथ में ना हो आपके, आपको ईश्वर ने इतना प्यार दिया है, इतने आपके फैंस हैं, उनके जो माँ बाप हैं वो हजारों लाखों माँ बाप आपको आज आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये हमारा बेटा है, ना केवल रोहतक में, पूरे भारत में, कि दीपक हमारा बेटा है। और आपके पिताजी वहां प्रभु के पास बैठ के आपको देख भी रहे हैं, वहां बैठ के भी चीकू खा रहे हैं, वहां बैठ के भी लस्सी पी रहे हैं, और अपने बेटे को देख के गर्व महसूस कर रहे हैं कि मेरे बेटे ने जो मेहनत की, वो आज भी सोच रहे होंगे दीपक पिछली बार ऑक्शन में 40 लाख मिले थे, मेरा 4 लाख निकाल भाई, 10% निकाल। तो वो आज भी आपको देख के गर्व महसूस कर रहे हैं भाई। बस यही था सुनील भाई साहब कि अगर आज जिंदा होते ना तो बहुत प्रॉब्लम का समय देखा उन्होंने। अभी था उनके लिए अच्छा टाइम देख लिया। बस यही कमी लगती है। और ये बहुत माता बड़ी जी तो कमी है। कभी मैंने देखी नहीं थी। हम्म। उनका कभी इतना दुख आया नहीं, क्योंकि वो तो हमारे आने से पहले ही चली गई थी, हमें पता ही नहीं था इतनी छोटी एज। हम्म। लेकिन उनको होना चाहिए था। मैं जब पढ़ाई छोड़ के हाथ में कबड्डी किट उठा के जाता था ना, तो मुझे बोलते थे कि तू पता नहीं क्या करेगा। सुबह एक अच्छा बनियान हाथ में लेता चला जाता है, शाम को चला। तो उनको मतलब आज देखते ना कि उनके बेटे ने क्या किया, तो इस चीज की बहुत ही कमी फील होती है हमें। ये तो दीपक हर एक बच्चे का सपना है कि मतलब अपने माँ बाप को सारी दुनिया की खुशियां दें, हम लोग सारी दुनिया के सुख आराम दें। आ, पर पर एक बात जो अच्छी है मेरे लिए, हमेशा मेरे हम्म, नाम में उनका नाम बोला जाता है, दीपक दीपक निवास। निवास हुड्डा, दीपक निवास हुड्डा। और हम राम मैं निवास नाम था मेरे पिताजी का। जी वो जी ये जी बहुत जी। अच्छा लगता है मुझे। और ये दीपक भाई, तुम्हारा भी बड़प्पन है, और एक तरह से फर्ज होता है बेटे का कि अपने बाप का नाम हमेशा चमका के रखे। तो हमने आज तक कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि साउथ में या महाराष्ट्र साइड में फादर का नाम नाम के बीच में जोड़ा जाता है। अपने नॉर्थ में उतना ट्रेंड नहीं है, पंजाब हाँ, हरियाणा अपने दिल्ली में। नहीं जोड़ा जाता। लेकिन जब मैंने पहले सीजन में देखा दीपक निवास हुड्डा, तो मैं समझ गया था कि ये पिताजी का नाम है। और सोचा था कि कभी किसी मैं जरूर पूछूंगा। और एक बात, चूंकि दीपक मैं रिश्ते में तुम्हारा बड़ा भाई लगता हूँ भाई, उम्र में बड़ा हूँ, बिल्कुल जी भाई साहब। पूरे पूरे हक से कह रहा हूँ दीपक, इस दुनिया में रहते हुए भले ही बाबूजी को फिजिकल भौतिक सुख ना मिला हो, लेकिन आज वो जहां पे हैं इस दुनिया से कहीं बेहतर दुनिया में बैठे हुए हैं, वो जहां कोई दुख नहीं होता, जहां कोई तकलीफ नहीं होती। और जो वो नीचे देख रहे हैं अपने बेटे को, वो जो बेटा कच्छा बनियान पहन के खेलता है, कभी तेलुगु टाइटंस की जर्सी में, कभी जयपुर की जर्सी में, कभी इंडिया की जर्सी में, कैप्टन का आर्म बैंड पहन के, तो वो सोच रहे होंगे कि यार तू 10% नहीं भाई, 100% मेरे से ले ले। वो इतने खुश होंगे आपको देख के जो आपने स्ट्रगल किया दीपक। सो सो प्राउड दीपक। मतलब मैं शुरू से ही कह रहा था कि दीपक पे मुझे इतना गर्व है, और ये कहानी के साथ तो गर्व जो है वो 10 गुना हो गया मेरे भाई। अ, और बड़ा मैं इसीलिए चाह रहा था कि अ, जो लोग हमें मैसेज करते हैं, आपको तो करोड़ों मैसेज आते होंगे कि कबड्डी प्लेयर बनना है, या हमारे पास संसाधन नहीं है, या हमारे पास खाना नहीं है, या पैसे नहीं है। मैं चाहता था कि दीपक अपने मुंह से आपको बताएं कि यार, इनके पास तो माँ बाप भी नहीं है, देख लो कहां से कहां पहुंच गया हमारा भाई, कितना बड़ा चैंपियन बन गया। लेजेंड्स में दीपक का नाम आता है। तो ये कहानी होती है इंस्पिरेशन देने वाली, प्रेरित करने वाली। और दीपक, पूरा भारत आपके साथ है भाई। और आई एम श्योर जिन लोगों ने आज पहली बार ये कहानी सुनी है ना, जो मेरी और आपके माँ बाप की उम्र के हैं, उनके अपने घर के बच्चों की लिस्ट में एक नाम और जुड़ चुका है कि हमारा बेटा दीपक निवास हुड्डा है। सो इतनी दुआएं आपने कमाई हैं। अ, उसके बाद दीपक फिर कबड्डी में जब आना शुरू हो गया, जब आपने लोकल टूर्नामेंट खेल लिए, नाम बन गया, अच्छा करने लग गए, तो फिर जॉब और प्रो कबड्डी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मतलब एक तो वो समय था कि मतलब बच्चों की फीस के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे पास, जी। और बहुत स्ट्रगल करता था। फिर धीरे धीरे गेम काफी अच्छा हुआ। मैं अपना पहला ही सीनियर नेशनल खेला था जनवरी 2014 में पटना में।
और वहां पे बहुत तगड़ा खेला। हमारे फेडरेशन के बड़े बड़े अधिकारियों ने मुझे बुलाया और बोला, बेटा तू इस नेशनल का बेस्ट प्लेयर है, तेरा इंडिया कैंप में एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन हो गया है। मेरा एक ही टारगेट था भाई साहब, मैं घर से अपनी सिस्टर को भी यही बोल के गया था और खुद को भी, कि बस मुझे ये पता था कि इंडिया टीम के लिए खेलना है और उसके लिए सबसे पहले इंडिया कैंप में जाना होता है, यही चीज पता थी। हाँ। और जैसे मैंने बड़े बड़े खिलाड़ियों से पूछा था कि कैंप में कैसे जाए, वो बोले नेशनल में तो बहुत अच्छा खेलता है ना, उसको कैंप के लिए सिलेक्ट करते। अच्छा। तो वहां पे मैं बहुत तगड़ा खेला, इतना तगड़ा खेला कि एशियन गेम्स के लिए कैंप में भी सिलेक्शन हुआ। हम्म। और पहली प्रो कबड्डी लीग आई, उसके लिए मेरी सेकंड हाईएस्ट बोली लगी थी, राकेश के बाद। 12.60 लाख। हाँ जी, उस टाइम यस। राकेश कुमार जी इंडियन टीम के कैप्टन थे, उनकी 12.80 थी और 12.60 लाख में। यस। तो तब से करियर में थोड़ा सुधार हुआ लाइफ में। और उस दिन जिस दिन बोली लग रही थी उस दिन भी जैसे संडे था, अच्छा। हमारे जो इंडिया टीम के कोचेस थे, उदय कुमार कोच साहब और बलवान कोच साहब, वो हम्म। मुंबई गए हुए थे ऑक्शन के लिए। तो 60 लाख का प्रस था हर एक टीम का। तो सभी टीमों को चार चार इंटरनेशनल प्लेयर लेने होते। हम्म। तो सभी टीमों के किसी के 40 लाख, किसी के 45 लाख, किसी के 36 लाख उन चार प्लेयर पे ही खर्च हो गए। हाँ। तो मैं बी ग्रेड में था, क्योंकि हम तो नेशनल पहली बार खेले थे। जी। तो मैं तो इंतजार करके, वो मतलब लाइव तो आ नहीं रहा था, वो गूगल पे लाइव वैसे चल रहा था, स्ट्रीमिंग हाँ टाइप। हाँ हाँ। यस। तो मैंने सोचा इंतजार करके पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मैं अपनी मेहनत करने चला गया था ट्रैक पे। मुझे याद है मैं अच्छा। रनिंग कर रहा था ट्रैक पे। तो गांव से एक दोस्त का फोन आया कि तेरी इतनी बोली लग गई। और फिर वो हंसने लगा। वो बता सीरियस रहा था, लेकिन वो हंस पड़ा, तो मैंने सोचा मजाक बना रहा है, मतलब। क्योंकि एक तो इतनी ज्यादा बोली बता दी उसने। तो हाँ। मैंने उसको गुस्से में बोला कि मैं ही मिला तुझे मजाक बनाने को। तो मैंने अपनी रनिंग फिर से स्टार्ट कर दी। तो फिर हाँ। हमारे चतुर्वेदी सर हैं हाँ फेडरेशन जी, से। हाँ जी। जो हैट तो पहन के रखते चतुर्वेदी हैं सर ने, हमेशा। हाँ जी, हाँ। चतुर्वेदी सर ने फोन किया मुझे कि बेटा तेरा ऑप्शन में इतना प्राइस लगा है और तेरे से टाइम्स ऑफ इंडिया वाले बात करना चाहते हैं। तब मुझे ट्रस्ट हुआ वाह। कि सच में इतनी बोली लगी है। तो तब से फिर लाइफ देख लो फिर, मेहनत तो। और रही बात, मैं आज भी यहाँ बैठा हूँ, उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। जैसे आपने बोला कि इतने सारे फैंस या जो युवा हैं जो खेल में है या लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा कभी मेरे लिए भी कभी श्योरिटी नहीं रही, या कोई इंडिया कंपटीशन हो या नेशनल्स हो या लीग हो या लाइफ का कोई भी ऐसा फेज हो, कि श्योरिटी है कि मैं सक्सेस आपके आगे धरिए, मेरे आगे रखिए, उठा लो। प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती है। 2 बार ग्रोइंग इंजरी झेल चुका हूँ, नी इंजरी, शोल्डर। और कंपटीशन से पहले भी हुई है, कंपटीशन में भी होती रही है। हम्म। सब कुछ स्मूथ चलता रहता है, इतना हार्ड वर्क करते हैं तभी भी रिजल्ट कई बार नहीं, अप डाउन रहता है। लाइफ कभी भी इजी नहीं होती। और रही बात प्रॉब्लम्स की, ये आएंगी, ये हर स्टेज पे आती है। ये मेरे साथ ही नहीं आती, हर किसी के साथ आती है। करेक्ट। बस हमारा नजरिया कैसा है उसको देखने का, उसको बदलने के लिए हम करते क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और स्पोर्ट जैसे, सब ये एक एक्सक्यूज होता है। हम बोलते हैं ना मेरे पास स्पोर्ट नहीं है या पैसा नहीं है या टाइम नहीं है या फैसिलिटीज नहीं है, ये सिर्फ उसको ना करने का एक एक्सक्यूज है। चाहे इसमें मैं हूं या आप सब है, ये एक्सक्यूज नहीं बनाना हमें। और प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे लिए भी आती हैं, चाहे वो लाइफ का कोई भी ऐसा नेशनल्स हो या लीग हो या इंडिया टीम के मैचेस हो या कोई कंपटीशंस खेल रहे हैं हमारे ऑल इंडिया या लोकल। अप डाउन हमेशा रहता है लाइफ। हमें बस गिव अप नहीं करना होता है। आप सब अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करता रहना पड़ेगा। आप सभी ने एक लाइफ का ग्राफ देखा होगा ना, वो इश्यू हम्म। चलती रहती है, वो भी अप डाउन रहती है हमेशा। अगर वो सीधी होगी करेक्ट। तो लाइफ ही बंद हो जाती है। करेक्ट। तो लाइफ का ग्राफ भी ऐसे ही, उतार चढ़ाव आने हैं, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए और डटे रहिए अपनी जगह पे, मेहनत करते रहिए। क्या बात है, मतलब हमारा भाई जितना अच्छा ऑलराउंडर है उससे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है भाई। और मोटिवेशनल स्पीकर ना दो तरह के होते हैं जो मैं मानता हूं। एक वो जो किताबें पढ़ते हैं, जो गूगल करते हैं, 15 कोटेशन देख लिए और आके उसके बाद निकाल दिया इंस्टाग्राम पे। एक होते हैं दीपक हुड्डा जैसे, जिन्होंने ये सारी चीजें खुद एक्सपीरियंस की हैं, जिन्होंने खुद गरीबी देखी है, जिन्होंने मुफलिसी देखी है, अभाव देखे हैं, मेहनत करके भी कामयाबी नहीं मिली, वो भी चीज देखी है, फिर और मेहनत की, फिर कामयाबी देखी है। तो ये जो कोटेशन है वहां से आए हैं, इतने इतने सालों के हार्डवर्क से भाई। तो मतलब
मैं फैन तो दीपक का पहले ही हूं, आज मैं और होता जा रहा हूं, बार बार बड़ा फैन होता जा रहा हूं मैं दीपक का। दीपक भाई, पहला इंडियन कैंप और पहली इंडिया की जर्सी और इंडिया का मैच भी याद होगा आपको, वो तो कोई नहीं भूलता है, नहीं? बिल्कुल जी भाई साहब, देखो कोई भी खिलाड़ी हो तो वो, जी। एक तो इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन होना सबसे गर्व की बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, चाहे मैं हूं, चाहे कबड्डी और खिलाड़ी या किसी भी खेल का हो। और जब वो अपने देश की, जब वो इंडिया की ब्लू जर्सी मिलती है ना, तो उसको मतलब सीने से लगा के, आंखों पे लगा के इतनी ज्यादा खुशी फील होती है ना कि मतलब जैसे सारी दुनिया जीत ली हो। ये सच्चाई बात है। जब वो किट हमारे हाथ में आती है ना पहली बार, हाँ। कि ये इंडिया टीम की किट मिली है मुझे, ऐसे हाथ में रखते हैं हम उसको, उससे ज्यादा गर्व की कोई बात नहीं होती। फिर उसको पहन के हम्म। खेलना देश के लिए, और मैच जीतना, और फिर आप उस कंपटीशन में जीतते हो, और फिर जब वो राष्ट्रीय गान चलता है ना, तो कोई ऐसा ओहो। खिलाड़ी नहीं है जिसकी आंखों से आंसू नहीं आते हो। वो कमेंटेटर्स क्या स्वाभाविक आ है, जाते हैं यार, खिलाड़ी तो शान है हमारी। स्वाभाविक है, वो इतना प्राउड फील होता है वहां पे, हम्म। बहुत ज्यादा। तो किसी भी खिलाड़ी की लाइफ में उससे बड़ा कोई क्षण नहीं होता। तो जब पहला कैंप लगाया था दीपक 2014 नेशनल्स के बाद, अ, और उस कैंप में अगर मैं सही हूं तो राकेश कुमार भी रहे होंगे, मनजीत छिल्लर भी था, मैं अनूप ही बता बड़ीदर। देता हूँ आपको, उस टाइम पे हाँ, जोगिंदर। इंडिया कैंप, ये समझ लो आप, मतलब एक शेरों का झुंड होता था, इससे ज्यादा और क्या बोलूं। क्या बात है। उसमें जसमेर सिंह भी थे, जीवा हाँ। भी, मनजीत छिल्लर भी, धर्मराज सरलाधरन भी, सब कुछ, अनूप, राकेश, शब्बीर बापू, अजय ठाकुर, वजीर सिंह, सुरेंद्र नाडा, सब कुछ तो इंडिया का क्रीम क्रीम गुरप्रीत, प्लेयर्स। करीम, हाँ, हाँ, सब कुछ हाँ। होता था इंडिया का, सब एक कुछ। से एक स्टार खिलाड़ी। एक एक हाँ, पॉइंट के लिए आपको मतलब इतना स्ट्रगल, और ऐसे लोहे जैसे भिड़ते थे आपस में, क्योंकि हाँ। बहुत तगड़े तगड़े खिलाड़ी थे। अभी तो मतलब उनमें से कुछ खिलाड़ी लीग में खेल रहे हैं, नहीं भी खेल रहे, कुछ कुछ रिटायर भी हो कोच बन चुके हैं, गए। कुछ कोचेज हाँ, भी बन गए। हाँ। तो उस वो एरा ही अलग था। हम्म। उस टाइम पहली बार कैंप में जाके मतलब ऐसे, मतलब एक होता है ना रगों में खून दौड़ना, ऐसे हो जाता था। इतना तगड़ा इंडिया कैंप था हमारे लिए, वो बहुत बड़ी गर्व की बात थी। और मैं हाँ। उनसे, मुझे याद है कि मैं पहले 1 घंटा पहले ही जाता था, 1 घंटा अच्छा। बाद में भी, और उनसे भी सीखता रहता था सबसे। क्योंकि हमें अपने सीनियर जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनसे सीखने को हमेशा ही मिलता है। करेक्ट। बिल्कुल। और बहुत, पहली बार इंडिया टीम के लिए, जब मुझे याद है सेफ गेम खेले थे अपने गुवाहाटी में ही हुआ था, तो पहली बार इंडिया टीम के लिए चुना गया था। हाँ जी। अनूप कुमार उसमें कैप्टन थे। हाँ। हम कई युवा खिलाड़ी पहली बार खेले थे, राहुल, मैं था, संदीप, सुकेश हेगड़े, काशी लिंग भी था, विशाल सुरेंद्र नारा भी मानिक, था। सुरेंद्र नाडा, हाँ। मोहित। मोहित, हाँ। तो बहुत मतलब ये, एक अनूप कुमार को छोड़ के तकरीबन ये हम यंग डेब्यूटेंट थे सभी, बहुत सारे तगड़ा। प्रो कबड्डी और से इतना जो हीरो बने सारे थे। प्रो हाँ, कबड्डी से हीरो बने थे। हाँ, 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 हाँ। बहुत याद है हमें, गुवाहाटी में फाइनल मैच भी 2 पॉइंट से जीते थे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के अगेंस्ट, हाँ, तब डू और डाई रेड नहीं होती थी। तब डू और डाई रेड नहीं होती थी। हाँ। तो मुझे याद है कि वो प्राउड फीलिंग, और जब खेल के गांव में आना, घर पे आना, वो स्वागत, वो फीलिंग। तब से फिर लाइफ में हार्ड वर्क करते रहे। उसके बाद वर्ल्ड कप भी खेले, वर्ल्ड चैंपियन भी अहमदाबाद। बने राइट। अहमदाबाद में। फिर ईरान में गए, वहां पे ईरान में जाके एशियन चैंपियन बन के आए हम। हाँ, हाँ। हालांकि फिर 2018 में दुबई मास्टर कप जीता हमने, हम्म, जब दुबई में आता। एशियन गेम में थोड़ा हुआ उतार चढ़ाव, हमारे से कुछ गलतियां भी हुई, कुछ समय का फेज ऐसा समझ लो आप, वहां पे हम लूज हो गए। लेकिन फिर हम्म, 2019 में फिर हमने सेफ गेम ऐसे खेला कि सब देख रहे थे। हम्म। हमने किसी भी टीम को 28, 29, 30 पॉइंट से नजदीक नहीं लगने, और वहां पे मुझे कप्तानी मिली, भारत देश की कप्तानी मिली, जो मेरे लिए पूरे लाइफ की अचीवमेंट रही। इतने बड़े देश की, इतने बढ़िया बढ़िया खिलाड़ियों के साथ आप कप्तान बन के जा रहे हो, और देश का आप, कमान मेरे हाथ में, और फिर आप गोल्ड मेडल इतने बड़े अंतर से जीत के आते हो। और फिर वहां से आने के बाद 2020 में अर्जुन अवार्ड मिला। हाँ। मैं सोचता था कि हमेशा की लाइफ में कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे याद रखें, क्योंकि लाइफ का पता नहीं कितने दिन है, कितने दिन हमें अपने अगले पल का भी नहीं पता, जिएंगे क्या होगा क्या नहीं। तो ये सोचा था कि
इतना हार्ड वर्क करूं कि लोग याद रखें कि ऐसा भी कोई इंसान था। तो इस अर्जुन अवार्ड ने शायद मेरा नाम इतिहास में कहीं ना कहीं लिख दिया है। 100%। ये गर्व की बात मेरे लिए हमेशा रही। भाई जब भी लोग गूगल पे टाइप करेंगे ना कबड्डी प्लेयर अर्जुन अवार्डीज, तो उसमें दीपक हुड्डा का नाम आ गया है, जिसमें राकेश का नाम ऊपर है, नीचे संदीप का नाम है, फिर अनूप कुमार का नाम है, संजीव बालियान का नाम है, राम मेहर सिंह का नाम है। तो वो सारे दिग्गजों की सूची में इंडियन गवर्नमेंट के इतिहास में, सरकार के इतिहास में आपका नाम आ चुका है। तो उससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती भाई। तो बिल्कुल। और मुझे याद है जब आपको अर्जुन अवार्ड मिला था उसके भी कुछ दिन पहले हमने एक बात की थी संजय दादा के यूट्यूब चैनल के लिए। मैं पंजाब में बैठा हुआ था और आप रोहतक में थे। तो अ, एक खिलाड़ी की जिंदगी में मेरे अकॉर्डिंगली दीपक दो फेज होते हैं। एक वो जब हम शुरू करते हैं, हम अपने सीनियर्स की तरफ ऊपर देखते हैं, उनसे सीखते हैं, और फिर धीरे धीरे हम सीनियर बन जाते हैं, फिर नए बालक हमारे सामने आते हैं और हम उनको सिखाते हैं, उनसे भी सीखते हैं। तो जो आपका पहला फेज था दीपक, जब आप पहली बार कैंप में गए, शेरों के झुंड में गए शेर बनने के लिए और बन भी गए, तो किन किन खिलाड़ियों ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, सबसे ज्यादा सिखाया, और क्या क्या सिखाया? मैं भाई साहब मतलब याद थी कि मैं अभी भी वही याद था कि कभी भी सीखना होता है ना मैं सबसे पूछता हूँ अभी भी। हम्म। लेकिन एक खिलाड़ी जो मेरे लिए हमेशा मोटिवेट समझ लो, मेरा बड़ा भाई अजय ठाकुर पहले से ही रहा है। हम्म। हम्म। मैं अभी भी उससे बात कर लेता हूँ कई बार, प्रॉब्लम्स होती है तो। और गेम के बारे में तो काफी डिस्कस करता रहता हूँ मैं। क्या 5-6 साल उसके साथ एयर इंडिया में भी रहा। करेक्ट। वहाँ भी ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स खेले हमने काफी। हम्म। इंडिया टीम में भी मैं उसके साथ खेला हूँ। तो उसने काफी प्रभावित किया मुझे, बहुत ही सहज स्वभाव का समझ लो आपको। मेरे ख्याल से एक चरित्र के मामले में अजय से अच्छा कोई खिलाड़ी नहीं। सभी अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन अजय बहुत ही अच्छा नेचर वाइज। मेरा एक्सेप्शनल बेस्ट है। फ्रेंड है। हाँ जी। मैं इनफैक्ट थोड़े दिन पहले एक दूसरे हुड्डा साहब से बात कर रहा था, के हुड्डा, जो अजय के कोच हैं अभी दबंग दिल्ली में। सेम जी। बात उन्होंने मुझे कही, बोले सुनील भाई मुझे सारी जिंदगी हो गई कबड्डी को देते हुए, अजय जैसा, वो कहते हैं जैसे हम बोलते हैं ना पंजाब हरियाणा में गऊ, उसके जैसा गऊ गो। शरीफ इंसान और मृदु भाषी सॉफ्ट स्पोकन इंसान को कबड्डी में हो ही नहीं सकता है। तो ये आई थिंक अजय की बहुत बड़ी एक खासियत है, जो सारी सारी दुनिया उनकी तारीफ करती है। तो और जब आप अभी नए बच्चों को देखते हो, जैसे आपकी टीम में अर्जुन देसवाल है, बड़ा अच्छा कर रहा है, साहुल कुमार ने पिछले मैच में बड़ा इंप्रेस किया, बाकी हर टीम में दो दो तीन तीन ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत इंप्रेस कर रहे हैं। तो इन नए बच्चों की पौध में आपको क्या लगता है कि कौन से नए दीपक हुड्डा दिखेंगे या कौन से नए अजय ठाकुर दिखेंगे? बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमसे भी अच्छा खेल रहे हैं भाई साहब। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है और गेम फास्ट भी हुआ है। प्रो हम्म। कबड्डी के बाद बहुत लोकप्रियता बढ़ गई कबड्डी की। तो बहुत सारे टैलेंट है हर टीम में, देख सकते हैं आप एक एक दो दो खिलाड़ी हम्म। हमारी टीम के सभी टीमों में। और ये कबड्डी के लिए अच्छा, ये इतनी बढ़ोतरी हो रही है कबड्डी की। ये कबड्डी हम तो चाहते हैं कि ये इतनी जल्दी ग्रोथ हो कि ओलंपिक में भी एक दिन कबड्डी खेली जाए। अरे मेरे तो मुंह से निकल गया था उस दिन। 2 दिन पहले की बात है, आई थिंक हरियाणा का मैच था, तो राकेश कुमार जी को दिखाया टीवी पे। तो मैंने बोला कि ये 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एशियन गेम्स की जगह मेरे मुंह से ओलंपिक निकल गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि काश उस टाइम मेरी जबान पे वहां सरस्वती बैठी हो, हमारी देखते देखते कभी ओलंपिक में कबड्डी भी आए, आपको खेलने का मौका मिले और मुझे भारत के गोल्ड मेडल जीतने पे कमेंट्री करने का मौका मिले। तो उसकी उसकी आधारशिला तो रख दी है। और आई थिंक प्रो कबड्डी के आने के बाद तो शायद सारी, जहां जहां कबड्डी फॉलो होती है, प्रो कबड्डी ने तो पूरा सिस्टम बदल दिया पूरी दुनिया में कबड्डी का। बिल्कुल वर्ल्ड भाई कप साहब, में। प्रो कबड्डी के आने के बाद ये जैसे आप बोल रहे हैं नए बच्चे इतने अच्छा आ गए। ये हम्म। सब जो उनके अंदर जो कबड्डी के प्रति जागरूकता आई है, कबड्डी के प्रति इतने उत्सुक हो गए हैं सभी हम्म। बच्चे। पहले क्या था, ऐसे बोलते थे कबड्डी कोई खेल है। हाँ। जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक फैमिली प्रॉब्लम की, जैसे कि कबड्डी में एक तो ना तो इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, हमारी किटी लगती है बस ज्यादातर। हम्म। और गांव में तो मैच शूज भी नहीं लगते, मिट्टी पे ही खेलते हैं। तो हमने तो वैसे स्टार्ट किया था। लेकिन अभी क्या, कबड्डी में फ्यूचर है आपका। आपको फाइनेंशियल भी अच्छा सपोर्ट हो रहा है। 1-1 करोड़ से ऊपर बोली लगती है। और फिर साथ के साथ आपको रिस्पेक्ट जो होती है ना एक लाइफ में, पैसा आप कहाँ है, मतलब कोई बिजनेस कर लो उससे भी कमा सकते हैं। कोई अच्छी जॉब मिल जाए वहां से कमा सकते हैं। लेकिन ये जो रिस्पेक्ट है ना, ये जो प्यार है लोगों का, ये कहाँ से मिलेगा? ये इस खेल ने दिलाया है, प्रो कबड्डी ने दिलाया है।
कहीं भी जाते हैं इतना प्यार, इतना मान सम्मान, ये इस प्रो कबड्डी की बदौलत मिला है। एक दो चीजें दीपक मैं जरूर पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले कि आपको मैं लंच के लिए छोड़ दूं, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी होती है। अगर हम, एक तो आपकी कंसिस्टेंसी है, सीजन 1 से लेके 8 तक मेरा ख्याल कोई प्लेयर नहीं जो बराबर लगातार अच्छा खेला हो। प्रदीप का भी एक फेज आया, राहुल का भी फेज आया, लेकिन दीपक का फेज लगातार चल रहा है। और दूसरी बात यह कि जब हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो दो तीन नाम अपने आप ही जुबान पे आते हैं। मंजीत छिल्लर का आता है, दीपक हुड्डा का तो जरूर आता है। तो ऑलराउंडर आप शुरू से थे जब गांवों में खेलना शुरू किया, या धीरे धीरे लगा कि मैं ये भी काम कर सकता हूँ और करना चाहिए? ना भाई साहब, मैं डिफेंस ज्यादा करता था पहले। अच्छा। हाँ, मैं डिफेंस ज्यादा खेलता था, कवरेज ज्यादा खेलता था। अच्छा। धीरे धीरे जैसे मेहनत करता गया तो फिर रेडिंग भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि हार्ड वर्क करता गया तो फिर मैंने रेडिंग में भी अपने आप को ढाल लिया। अभी जैसे डिफेंस बहुत ही कम खेलता हूँ मैं, थोड़ा रेडिंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ। नहीं तो हाँ। नेशनल्स में मैं हमेशा कवर भी, लेफ्ट कवर भी खेलता हूँ और हम्म। रेडिंग भी करता हूँ, ऐसे इंटरनेशनल मैच। हम्म। और तो एक ये और मतलब इसके लिए मैं जब हमारी प्रैक्टिस होती है ना, जैसे मैं हम्म। रोहतक स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं वहाँ प्रैक्टिस में अपना डिफेंस भी करता हूँ, ऑफेंस भी करता हूँ। तो हम्म। दोनों चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये दीपक कोई कॉन्शियस आपका फैसला था पिछले 2-3 सीजन से? जैसे आपने भी कहा, पहले आप लेफ्ट कवर काफी खेलते थे तेलुगु टाइटंस के लिए भी, तो अब क्या आपने थोड़ा ये किया है कि अब यार एक रोल पे फोकस किया जाए, रेडिंग ज्यादा की जाए? मेरा बस यही है भाई साहब कि मतलब एक फेज होता है खिलाड़ी की लाइफ का, कि डिफेंस तो मैं अभी भी खेल सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए रेडिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मतलब मेरी टीम को भी ज्यादा रेडिंग की जरूरत है। करेक्ट। जैसे आप बोल रहे थे मेरी टीम में ये अर्जुन है, कितना अच्छा रेडिंग कर रहा है, तो ऐसे ही मैं रेडिंग में ज्यादा अच्छा करूंगा तो मेरी टीम के लिए भी बढ़िया है, हमारे लिए भी अच्छा है। हम आगे क्वालिफाई भी करेंगे, फाइनल्स तक भी पहुंचने की कोशिश की जाएगी, तो वो मेरी रेडिंग की स्पोर्ट से अच्छा होगा ना, इसलिए। क्योंकि रेडिंग का स्कोर अगर अच्छा होता है तो डिफेंसर हमारे पास ऑलरेडी चार खेलते हैं मेरे से अलग ही, दोनों कवर करेक्ट। दोनों कॉर्नर। तो इसलिए रेडिंग पे फोकस कर रहा हूँ, और एक फेज होता है खिलाड़ी की लाइफ का, जब रेटिंग में स्पीड कम हो जाएगी तो अपने आप ही डिफेंडर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, तो स्पीड वो कोई कम नहीं मतलब मेरा, होगी। स्पीड, मतलब मैं ये नहीं कि दीपक मेरा भाई और मेरे सामने बैठा है, सीजन 1 और 8 में दीपक की स्पीड भी कम नहीं हुई है और स्किल भी कम नहीं हुए हैं। वो रनिंग हैंड टच जो लेफ्ट कवर पे दीपक पहले मारता था, या रनिंग बोनस जो पहले करता था, वो अभी भी एकदम परफेक्ट हो रहे हैं। और उसका एक ही कारण है, इनफैक्ट मैं सुबह बात कर रहा था जो आपके पिछले सीजन में कोच थे, श्रीनी भाई, श्रीनिवास रेड्डी। तो मैंने कहा सर आज मैं दीपक के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो श्रीनी की आंखों में चमक आ गई। बोले बोले दीपक, यार दीपक मतलब हार्ड वर्क। वो रात को 12 बजे भी आएगा ना तो अपनी रूटीन फिटनेस जरूर करेगा। तो दीपक के जो इतने स्किल हैं, जो लगातार अच्छे चल रहे हैं, जो लगातार अच्छी फॉर्म है, उसका एक ही कारण है, हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क का कभी भी कोई ना सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, कोई बिल्कुल विकल्प जी भाई होता साहब, नहीं है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, ये सच्चाई बात है। हाँ। और और ये जो, एक और, हाँ हाँ मतलब बोलिए बोलिए। एक चीज जो मैं जरूर पूछना चाह रहा था भाई, आपसे भी और बाकी प्लेयरों से भी। पिछले जो 1-1.5-2 साल निकले, हम तकरीबन सभी अपने घरों में ही बैठे रहे थे। तो वो फेज दीपक कैसा था लॉकडाउन वाला, स्पेशली एक प्लेयर जिसको खुद को फिट रखना है और स्किल भी कम ना हो जाए, तो उसमें आपने क्या किया था और कैसे खुद को फिट रखा था? जैसे स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन मैंने वैसे ही, जैसे लॉकडाउन लगा था मार्च 22 से, तो हाँ जी। मैंने वैसे ही ऑटोमेटिक बैटल रोप वगैरह मैंने 10th मार्च को ऑर्डर कर दिए। वैसे ही अपनी अच्छा। मतलब शायद कि मतलब चाहिए मुझे वैसे घर पे बैटल रोप, कुछ जंपिंग बैग्स, वेट्स, कुछ चीजें मैंने वैसे ही ऑर्डर कर दी थी, और फिर लॉकडाउन लग गया तो मैंने अपने टेरिस पे सब कुछ लगा लिया था। तो वहां पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी मैंने, क्योंकि एक हाँ। तकरीबन 1.5-2 महीना तो बिल्कुल कर्फ्यू टाइप था, बाहर ही नहीं निकल करेक्ट। सकते थे हम। हाँ। तो हाँ। छत पे करते रहे, घर की सीढ़ियाँ चढ़ता रहा। सीढ़ियाँ चढ़ना भी एक अच्छा वर्कआउट होता है पूरी बॉडी के लिए। हम्म। हम्म। बैटल रोप थी, बैग्स थे, जंपिंग के लिए भी सब कुछ था मेरे पास। बैटल रोप सब कुछ कर लेते थे हम, अपना स्कीपिंग कर लेते थे। और घर का हम्म। टेरिस अच्छा बड़ा था, उधर अपनी किक वगैरह, बोनस वगैरह, वहाँ रनिंग हैंड टच वगैरह कर लेते थे। और मेरा भांजा भी जैसे साथ था, उसको भी कबड्डी खेलनी, हम दो दो तीन हो जाते थे तो आपस में हो जाती थी स्किल वगैरह। फिर धीरे धीरे तो थोड़ा सा लॉकडाउन कम हुआ तो फिर हम सवेरे जल्दी रनिंग के लिए जाने लगे, जैसे 3:30-4 बजे रनिंग के लिए निकल जाते। शाम को भी थोड़ा अंधेरा होने के बाद 8-9 बजे के बाद बड़े हाईवे की तरफ, बाहर शहर से बिल्कुल बाहर, जहाँ पे ना पुलिस हो ना मतलब पब्लिक भी ना हो, क्योंकि अपने आप को बचाना भी था ना, कि कहीं बचाना एक भी था। दूसरे से कोरोना ना हो, जहाँ पे कोई एकांत हो, कोई भी आदमी ना हो, खेतों की तरफ, वहां जाके स्किल करने लगे। फिर धीरे धीरे अपने में
जैसे फ्लैट ले रखा था रोहतक में, वहाँ पे पार्किंग है बहुत बड़ी, उसका हम्म। एक राउंड ही 1600 मीटर का पड़ता है, तो वहाँ पे पार्किंग में करने लगा मैं धीरे धीरे। हाँ। पार्किंग में ही मैंने मैट लगा लिए प्रैक्टिस के लिए, एक एक साइड का ग्राउंड बना लिया मैट लगा के। फिर वहाँ करने लगे अपने कंटिन्यू हार्ड वर्क। तो क्योंकि ये मुझे पता था कि जब भी कबड्डी स्टार्ट हो गया, नेशनल्स होंगे या प्रो कबड्डी लीग, तो गेम के टच में तो रहना पड़ेगा। देखो आप, ऐसे गेम छोड़ के तो ये नहीं कि अकेले फिटनेस से भी काम में आ जाए, तो स्किल्स भी कंटिन्यू करनी थी। तो करेक्ट। उसके लिए मैं क्या मतलब काफी खिलाड़ियों ने ऐसी जगह ढूंढ रखी है। मुझे याद है कि नवीन भी गांव में करते रहते थे काफी, नवीन वगैरह भी। सभी हम्म। खिलाड़ी ढूंढ ही लेते हैं, जिन खिलाड़ियों को करियर की चिंता होती है, मैं नहीं, सभी सही। कहीं ना कहीं उनको प्रैक्टिस करनी होती है, वो करते हैं जरूर। हम्म। सुपर सुपर। और उसके बाद जब नेशनल्स की बात कर रहे हो, नेशनल आप रिप्रेजेंट करते हो राजस्थान को, हाँ और जी। उसके कैप्टन भी हो। यहाँ भी आप राजस्थान की, जयपुर के ही कैप्टन हो। और अयोध्या के नेशनल्स में आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया रही थी, जितना मैंने फॉलो किया था। तो ये राजस्थान वाले ये नहीं कह रहे कि यार रोहतक छोड़ के जयपुर आ जाओ, आप तो पूरी तरह से राजस्थान के हर तरफ से इधर भी कैप्टन हो और उधर भी जयपुर के कैप्टन हो आप। जल्दी शिफ्ट हो जाऊंगा मैं वहाँ पे। अभी तो जैसे लीग चल रही है हमारी, हाँ। तो शिफ्ट भी जल्दी हो रहा हूँ मुझे। अच्छा, सीरियसली? तो मैं मैं तो खेलते, मजाक में पूछ रहा था। हाँ सीरियसली सीरियसली। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। दीपक भाई बहुत बहुत थैंक यू भाई, आधा पौना घंटा आपसे बात हुई। और इतनी इंस्पिरेशन मिली मैं बता नहीं सकता। और जितने लोगों ने ये सुना है और जितने लोग बाद में इस वीडियो को देख के सुनेंगे, एक ही वर्ड आता है दीपक के लिए, हैशटैग रिस्पेक्ट। थैंक यू इसके जी भाई बड़ा और साहब। छोटा कोई शब्द नहीं है। ऐसे ही बस आप दीपक भाई सबका खेलते प्यार है रहो जी भाई साहब। हाँ जी। हमेशा हमेशा मेरे भाई। और 900 रेड पॉइंट अभी अभी दीपक ने पूरे किए हैं पिछले मैच में। उसका भी वीडियो पड़ा हुआ, मैं उसको शेयर करने वाला हूँ। वो भी मेरा सौभाग्य था कि मेरा सौभाग्य था कि दीपक ने 900 पॉइंट लिए और मैं कमेंट्री बॉक्स में था। तो कम से कम 900 पॉइंट और करने हैं मेरे भाई। ये हम सबकी दुआएं भी हैं और हम सबकी पक्का जी भाई इच्छाएं भी साहब। हैं। पक्का पक्का। और पक्का जी भाई साहब। होपफुली अभी कोविड ठीक हो जाए, दीपक की शादी गुपचुप से ना हो, पूरे गाजे बाजे के साथ हो, तो हम लोग सब परिवार रोहतक आएंगे। बिल्कुल जी भाई और साहब। शादी अटेंड करेंगे दीपक की। कोच साहब आए और गए, थैंक यू कोच साहब, गॉड ब्लेस यू। ये रहे चलिए। मुझे रेड्डी कोच साहब, हाँ जी हाँ आपने जी। तो नाम लिया और दीपक, आ गए। हाँ, जब इसको खत्म करेंगे ना तो सेव वीडियो की ऑप्शन आएंगी, तो वीडियो सेव कर लेना और उसका लिंक मुझे भेज देना। मैं आगे सारी दुनिया से शेयर कर दूंगा इस लिंक को। ठीक है जी भाई साहब। थैंक यू दीपक। और इस सीजन के लिए, आने थैंक यू वाले भाई साहब। बहुत सारे सीजन्स के लिए, एशियन गेम भी इस साल है, सबके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी भाई साहब, थैंक यू, आप सबका थैंक यू प्यार है दीपक। बस। थैंक थैंक यू। और प्यार बना रहे, यू। आपकी फॉर्म बनी रहे। और हाँ जी सारे हाँ जी। कबड्डी फैंस को हमेशा मैं एक विनती जरूर करता हूं कि ये मास्क है, इसको मत छोड़िएगा। दीपक बिल्कुल वगैरह बिल्कुल। सब सब ये बायो साथ बबल में में ही है। रखते हैं भाई साहब, ये सब ये देखिए। साथ में बायो सुपर बबल में रखना पड़ता है। सुपर सुपर। तो चाहे लोग बबल में हो चाहे बाहर हो, प्लीज अपना ध्यान रखिए। आपकी सेफ्टी और है आपके तभी परिवार हम, की जान हेल्थ भी तो तभी ठीक कीमती है। रहेगी। 100%। 100%। हाँ जी। तो थैंक यू ओके जी दीपक मेरे ओके। भाई। सभी को प्यार, थैंक यू।